Hello everyone, I am Vishwani Bansal. Today we will discuss the recent important landmark judgments of 2021. ठीक है, कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। सो आज हम वो सारी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, जितनी होंगी हम डिस्कस करेंगे। इसको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जजमेंट्स आपके प्री या मेंस किसी भी, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आता है इनमें तो आपको ये जजमेंट्स लिखनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल सकें। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग अनिल। सो बिफोर आई स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, आप मेरे स्पेशल लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे वॉच कर सकते हो फॉर फ्री। यू कैन जस्ट यूज़ दिस कोड दैट इज़ विशी लाइव टू अनलॉक दोज क्लासेस। सिर्फ आपको एक कोड फिल करना है, वो क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So you can compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd with the Unacademy for your judiciary preparation. फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको डेली प्रोवाइड कर रहा है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए, आपके कोर सब्जेक्ट्स पे इंक्लूडिंग योर लोकल लॉज। स्पेशल क्लास फीचर्स कुछ प्रोवाइड करता है अनअकैडमी, दैट इज़ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। आप क्लास में डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के थ्रू एजुकेटर से अपने डाउट्स ईच एंड एवरीथिंग पूछ सकते हो। यू कैन इवन पोल इन द क्लासेस, आप क्लासेस में पोल कर सकते हो, ठीक है। अपने लीडर बोर्ड बाद में शेयर होता है MCQs को सॉल्व करने के लिए। एंड प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए एक अलग से फीचर है जो कि फ्री क्लासेस में नहीं है, दैट इज़ वो ऑडियो के थ्रू लाइव क्लास में एजुकेटर से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑडियो के थ्रू। एंड नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं सो दैट आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। जस्ट फॉलो द एजुकेटर, आप फॉलो कर लेते हो, उसके बाद अनअकैडमी आपको स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन सेंड कर देता है कि इस टाइम क्लास है। लेक्चर नोट्स आप क्लासेस के बाद नोट्स भी कर सकते हो डाउनलोड। एंड यू कैन वॉच दीज क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, आप ये क्लासेस कहीं पे भी वॉच कर सकते हो, जैसे कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। सो अनअकैडमी पे एक बैच स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़, ठीक है, ये 28 जुलाई को तनसुख पालीवाल सर का। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव बैच, ये स्टार्ट हो चुका है, ये कॉम्प्रीहेंसिव बैच है, ठीक है। आप लोगों को अगर इसको ज्वाइन करना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, दैट इज़ 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ फ्री, 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री एंड ऑन 24 मंथ्स 3 मंथ्स फ्री। जो ये सब्सक्रिप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा 31 जुलाई को। दिस विल एंड ऑन 31 जुलाई, सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये ऑफ़र है। एक मॉक टेस्ट सीरीज़ अनअकैडमी पे चल रही है, दैट इज़ ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स IPC, CPC, CRPC एंड एविडेंस। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है दिस इज़ टोटली फ्री, सिर्फ आपको एक कोड फिल करना है इसको अनलॉक करने के लिए, दैट इज़ विशी लाइव। आपको एक कोड फिल करना है, दिस यू कैन वॉच टोटली फ्री। ये 9 to 9:30 AM पे होती है मॉर्निंग में। एंड ये कोर सब्जेक्ट्स पे है, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, दिस विल हेल्प यू, ये आपको एज ही देगी अपनी आपकी प्रिपरेशन में। सो वॉच दिस टेस्ट सीरीज एज दिस इज़ टोटली फ्री। सो दीज आर द प्लान्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं अनअकैडमी पे, जो कि 1 मंथ to 24 मंथ्स अनअकैडमी डिफरेंट प्लान्स आपको प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फ्रॉम यू कैन इवन पे इन द इंस्टॉलमेंट्स में भी आप लोग पे कर सकते हो अगर आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। एंड चाहे वो आपका कोई भी प्लान है, जस्ट यूज़ दिस कोड दैट इज़ विशी लाइव, यू विल गेट 10% ऑफ। चाहे वो आपका कोई भी प्लान है 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई प्लान लेते हो, राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन गो फॉर द 6 मंथ प्लान, क्योंकि ठीक है प्री होगा आपका नवंबर में होने की चांसेस हैं, उसके बाद मेंस के लिए। सो ये प्लान आपको ठीक रहेगा। अदरवाइज, ठीक है, अगर आप अभी लॉ में हो देन गो फॉर द लॉन्गर प्लान 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग प्लान ले सकते हो। एंड इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है सिलेबस की, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी स्टडीड इन डिटेल। गुड मॉर्निंग अश्वनी। सो दिस इज़ द, ठीक है, आप क्लास देख रहे हो अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे यूट्यूब के, इसको सब्सक्राइब कर लो सो दैट आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। 10:30 AM पे क्लासेस होती हैं हमारी।
जो कल क्लास ड्यू टू वेट वेदर, ठीक है, नेटवर्क इशू की करके नहीं हुई थी आपकी, राजस्थान के लिए स्पेशल जो एनालिसिस की क्लास थी वो कल मॉर्निंग में होगी 10:30 AM पे। सो उस क्लास को भी ज्वाइन कर लेना। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल अनअकैडमी शिवानी, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन दिस सो दैट आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। एंड फ्रॉम 1 अगस्त, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे आपकी वही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 4 to 5 PM पे। सो ये क्लासेस टोटली फ्री, कोड फिल करके, दैट इज़ विशी लाइव। So today I am going to discuss with you the important landmark judgments of 2021। हम important landmark judgments study करेंगे, ठीक है। So I just notify the students on the telegram channel, थोड़ा सा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, अदरवाइज ठीक है स्टूडेंट्स का मिस हो जाएगा लेक्चर। Yes, so I'm going to start with your important landmark judgment of 2021। So first judgment जो हमारी है that is on constitution। ये judgment बहुत important है, constitution पे है ये judgment, that is Union of India versus K.A. नजीब। इस जजमेंट का नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस K.A. नजीब। इस जजमेंट को पढ़ने से पहले ये किस चीज़ पे है जजमेंट? ये राइट टू स्पीडी ट्रायल जो कि आप फंडामेंटल राइट है, ये उस चीज़ पे बेस्ड है, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट। सो इस केस को सबसे पहले तो हम फैक्ट समझ लेते हैं, इस केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने एक प्रोफेसर पे अटैक किया था 2010 में, ठीक है, और अटैक किया तो उनकी, ठीक है, जो आर्म थी वो चॉप कर दी थी। उसके बाद ट्रायल चला, जो ये एक्यूज्ड है ये प्राइमा फेशाई था, ठीक है। वहाँ पे ना कि उन्होंने सिर्फ प्रोफेसर पे अटैक किया था, जो वहाँ पे लोग थे उन पे भी उन्होंने, ठीक है, कुछ चीज़ें यूज़ की थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की थी। सो जो ये पर्सन्स थे, जो ग्रुप ऑफ अटैकर्स थे, इन्हें, ठीक है, इन पे चार्जेस लगे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उनके अंडर इन पे चार्जेस लगे थे, क्योंकि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ करता है तो वो क्या है, वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल नहीं है, वो नॉन बेलेबल है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है तो ऑफेंस उसमें नॉन बेलेबल होता है। अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके पास प्रूफ थे प्राइमा फेशाई कि K.A. नजीब ने ये सब कुछ किया था। अब जो उनके साथ बाकी के अटैकर्स थे उन सबको बेल मिल गई, बट K.A. नजीब को बेल नहीं मिली। K.A. नजीब ने 2010 के बाद जब उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उसने काफ़ी बेल एप्लीकेशंस फाइल की, जो एक के बाद एक रिजेक्ट होती चली गई। फिर 2015 में उसने केरला हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन फाइल की, और जो केरला हाई कोर्ट है उसने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा। उन्होंने क्या बोला कि 5 साल तक K.A. नजीब का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। 5 साल हो चुके हैं उसको अरेस्ट किए हुए, बट वहाँ पे उसका अभी तक कोई भी ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रायल नहीं हुआ है उसका 5 साल तक, और उस कोर्ट ने क्या देखा कि जो उसका, ठीक है, स्पीडी ट्रायल है उसका फंडामेंटल राइट है, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी। जबकि अगर कोई भी ऑफेंस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर होता है तो बेल नहीं ग्रांट की जा सकती, बट केरला हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 5 साल तक ट्रायल नहीं हुआ है इसलिए उसको बेल ग्रांट कर दी। अब जो स्टेट थी उसने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो केरला हाई कोर्ट है, ठीक है, वो बेल नहीं ग्रांट कर सकती है, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास क्या है, प्राइमा फेशाई सबूत हैं कि K.A. नजीब ने ऐसा किया था, जो कि उसको बुक किया गया था अंडर सेक्शन 43D(5) ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर हम सेक्शन 43D पढ़ें अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट का, वो यही कहता है कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है इसके अंदर उसको रिलीज़ नहीं किया जा सकता बेल में अगर प्राइमा फेशाई एविडेंसेस हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो फंडामेंटल राइट है के नज़ीब का, और जो केरला हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की थी वो एक्चुअल में वो सही थी, क्योंकि 5 साल तक उसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ था। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई इन चीज़ों को लेके, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए शाहीन वेलफेयर वर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जजमेंट कोट किया। शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कोट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो अंडर आर्टिकल 21 आता है, दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट, जो कि कोर्ट शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी पहले हेल्ड कर चुकी थी। कोर्ट ने उसका केस का एग्जाम्पल दिया एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द एक्यूज्ड हैज़ बीन फाउंड प्राइमा फेसाई गिल्टी बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जबकि एक्यूज्ड को प्राइमा फेसाई गिल्टी माना गया है अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड प्रोविजन है सेक्शन 43D ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कि बेल डिनाई की जा सकती है, बट हाउएवर द कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल इफ द एनी ऑफ द प्रोविजंस इन एनी लॉ आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, क्योंकि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो एक्यूज्ड का। अगर ऐसा कोई केस आता है कि वो वायलेट कर रहा है एक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, और इस केस में ऐसा ही हुआ क्योंकि 5 साल तक उसका कोई भी ट्रायल नहीं हुआ था, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल हैज़ बीन वायलेटेड इन दिस केस, जो राइट टू स्पीडी ट्रायल था उसका इस केस में वायलेट हुआ है। मोर ओवर कोर्ट ने क्या कहा, द फैक्ट दैट इट इज़ अनलाइकली फॉर द ट्रायल टू कंप्लीट एनी टाइम सून, और ये भी है कि ये ट्रायल जो है काफ़ी टाइम तक चलेगा और ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है इसको बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ अ केस ऑन राइट टू स्पीडी ट्रायल। एवरीवन अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस केस? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका मेंस में है, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट ये आ सकता है इस पर, ठीक है, क्वेश्चन। लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आपका प्री में ये पूछा जा सकता है कि जो केस है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केस जो है राइट टू स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। अब आता है, ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट दैट इज ऑन सेक्शन 167 CRPC। 167 CRPC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 167 CRPC जो है, ठीक है, इसमें आपको प्री और मेंस में क्वेश्चन मिल ही जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। तो इस पे भी अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, दैट इज़ गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑन 12 मई 2021 को कोर्ट ने, ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट है क्लियर किया था। अब जो सेक्शन 167 है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें 2 चीज़ों को पढ़ते हैं अभी तक, जो है पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। एक हम पुलिस कस्टडी को पढ़ते हैं, एक हम जुडिशियल कस्टडी को पढ़ते हैं। सो जब अरेस्ट किया जाता है पर्सन को, अगर पुलिस बोलती है कि इसको इंटेरोगेट करना है, तो कोर्ट क्या है, पुलिस कस्टडी ग्रांट कर देती है, बट काफ़ी टाइम तक पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती है। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है अक्यूज्ड को, अगर लगे, ठीक है। उसमें क्या है कि पुलिस उसको इंटेरोगेट नहीं कर सकती है विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। सो हम 2 तरह की ही कस्टडी की बात करते हैं जब भी हम सेक्शन 167 पढ़ते हैं। बट इस केस में क्या हुआ था, एक नया कंसेप्ट सामने आया, दैट इज़ होम अरेस्ट। क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि अगर हम 167 पढ़ें तो वहाँ पे सिर्फ कस्टडी वर्ड यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि पुलिस कस्टडी है या फिर जुडिशियल कस्टडी है। बट हाँ, ये बात अलग से है कि आज तक किसी भी कोर्ट ने ये होम अरेस्ट यूज़ नहीं किया है। इट हैज़ नॉट बीन टेकन अप बाय द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, बट जो होम अरेस्ट है, दिस कंसेप्ट इज इंक्लूडेड in section 167 of the CRPC. So let's read what the court held in this judgment. कोर्ट ने क्या कहा इसमें,
द कंसेप्ट ऑफ होम अरेस्ट एज पार्ट ऑफ द 167 कस्टडी हैज़ नॉट बीन टेकन अप बाय द कोर्ट्स। अभी तक ये किसी भी कोर्ट ने नहीं लिया है, इंक्लूडिंग दिस वन। We will have come to the conclusion that it includes custody। ये कस्टडी इंक्लूड करती है, जो कि कवर करता है सेक्शन 167। आप अगर सेक्शन 167 पढ़ोगे वहाँ पे सिर्फ कस्टडी की बात की गई है, स्पेसिफिकली कोई आपको कस्टडी नहीं लिखा हुआ है। सो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट कोर्ट्स विल बी एबल टू वारंट होम अरेस्ट अंडर सेक्शन 167 इन एप्रोप्रिएट इंस्टेंसेस। ये नहीं है कि वो किसी भी केस में होम अरेस्ट यूज़ कर लेंगी, बट वो सिर्फ कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में ही यूज़ कर सकती हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब वो अप्रोप्रिएट चीज़ें क्या हैं, कौन से केसेस में की जा सकती हैं। सो कोर्ट ने बोला कि ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो पर्सन है उसकी एज क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, एक्यूज्ड का बैकग्राउंड कैसा है, नेचर ऑफ क्राइम कैसा है, नीड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टडी क्या है, या फिर कितनी कि होम अरेस्ट की एबिलिटी है या नहीं, इतनी सब चीज़ें अवेलेबल है या नहीं कि अच्छे से होम अरेस्ट किया जा सकता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट जो है होम अरेस्ट का कंसेप्ट लगा सकती है अगर किसी भी केस में उसको लगता है। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि हम जो है पोस्ट कन्विक्शन केसेस पे ये हम लेजिस्लेटर्स पे छोड़ते हैं कि वो इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो इंडिया में है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है जेल्स में, ओवर पॉपुलेशन है, जो इशू है जेल्स में ओवर पॉपुलेशन का, एंड प्रिजन्स को मेंटेन करने के लिए करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड। सो उन कॉस्ट को कम करने के लिए भी जो होम अरेस्ट का कंसेप्ट है सेक्शन 167 में इसको कोर्ट ग्रांट कर सकती है, चाहे वो कोई भी कोर्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने 167 को इंटरप्रेट करके इसको और इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि आज तक सिर्फ पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का कंसेप्ट ही यूज़ किया जाता था। होम अरेस्ट को आज तक किसी भी कोर्ट ने यूज़ नहीं किया है। सो सिर्फ अप्रोप्रिएट केसेस में होगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सो अगर आपको 167 पे मेंस में क्वेश्चन आता है, देन यू मस्ट राइट दिस जजमेंट, दिस विल गिव यू एन एज इन योर एग्जाम, और आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने में ये जो जजमेंट है दिस विल हेल्प यू। Everyone understood regarding this judgment? सबको समझ में आ गई है जजमेंट? So next judgment is this is another important case on constitution, that is Union of India versus राजेंद्र शाह। ये केस कब डिसाइड हुआ था? ऑन 20 जुलाई 2021। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुन भी लिया होगा। 97th अमेंडमेंट पे है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह। इस केस को क्या था, इस केस में क्या कहा, पिटिशनर ने एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। इस केस में ये कहा गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो 97th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो किन इश्यूज से डील करती हैं, वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करती हैं कंट्री में, जो कि पास की थी पार्लियामेंट में इन दिसंबर 2011 में, और वो इफ़ेक्ट में आई थी ऑन 15 फरवरी 2012 को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किस चीज़ से डील करती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि जो लोग हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हेल्प करती है। सो ये पास की गई थी पार्लियामेंट ने दिसंबर 2011 में, और ये आई थी फरवरी 15 2012 को। अब इस केस में क्या रिट पिटीशन फाइल की गई इसको लेके? इस केस में ये रिट पिटीशन फाइल की गई कि जो ये कंसेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये जो हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं शेड्यूल 7 में, वी आर गिवन 3 लिस्ट इन शेड्यूल 7। 7th शेड्यूल आपको 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कंसेप्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है ये किस में फॉल करता है? ये यूनियन लिस्ट में फॉल नहीं करता है, दिस फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, तो स्टेट की पावर है उसको इम्प्लीमेंट करने की, सब चीज़ें करने की।
सो कोर्ट ने इस चीज तो रिट पिटिशनर ने इस चीज़ में क्या बोला कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज़ अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ये अमेंडमेंट है ये उसको वायलेट करती है, क्योंकि हम अमेंडमेंट्स का कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ते हैं, आर्टिकल 368 में। वी रीड द ठीक है कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368। हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी अमेंडमेंट करनी होती है तो आप वो 3 तरह से कर सकते हो। उसमें आपको कंसेप्ट दिया हुआ है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, कुछ चीज़ों में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, एंड कुछ चीज़ों में रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स के साथ। सो इसमें हम पढ़ते हैं कि रिट पिटीशन ने क्या लिखा था, द पावर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the effect by the impugned constitutional amendment, the procedure prescribed in article 368 of the constitution, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसको वायलेट किया गया है। क्यों वायलेट किया गया है? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है वो फॉल नहीं करता है, जो एंट्री 45 ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है यूनियन लिस्ट की, उसमें फॉल नहीं करता है। एंड पिटिशनर के अकॉर्डिंग जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ही सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लॉ में कोई भी ऐसा कानून इनेक्ट करने के लिए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और इस ग्राउंड के आधार पे जो अमेंडमेंट है इसको सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि जो मेजॉरिटी है रेटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन आर्टिकल 368 में, जो मेजॉरिटी है स्टेट लेजिस्लेचर की उसको रिसीव नहीं किया गया था बिफोर द पासिंग ऑफ दिस अमेंडमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पिटिशनर ने ये पिटीशन जो है कोर्ट में फाइल की थी। अब जो चेंज है, ठीक है, सबसे पहले तो गुजरात हाई कोर्ट में 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था जिसमें कि उन्होंने डिलीवर की थी जजमेंट, ठीक है, चैलेंज किया गया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था उन्होंने कुछ प्रोविजंस को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो होल्ड करती हैं दैट पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट लॉज विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो 2013 में सबसे पहले जो ये कंसेप्ट है वो गुजरात हाई कोर्ट के सामने आया था, और उन्होंने क्या बोला था कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उसकी कुछ प्रोविजंस को, क्योंकि ये कहा गया जो पार्लियामेंट है वो लॉज नहीं इनेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चीज़ों का कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है। जो 19C है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उससे जो है आर्टिकल 19(1)C ऐड किया गया था, फंडामेंटल राइट। बाय दिस फंडामेंटल राइट 19(1)C वॉज एडेड टू गिव प्रोटेक्शन टू द कॉपरेटिव्स, एंड इंसर्ट किया गया था इसमें आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B रिलेटिंग टू दैम। तो 3 चीज़ें इस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, एक तो 19(1)C टू गिव प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 43B जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 9B रिलेटिंग टू दैम। ये सब चीज़ें जो हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, ऐड की गई थी, और गुजरात हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को नहीं छेड़ा था, उन्होंने सिर्फ 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनकी कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कौन कौन सा कोरम था, बेंच ऑफ जजेस RF नरीमन, KM जोसेफ एंड जस्टिस BR गवाई ने प्रनाउंस की थी ये वर्डिक्ट, और कहा हमने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया है पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किस चीज़ से रिलेट करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बट हमने अमेंडमेंट को सेव कर लिया है, हमने अमेंडमेंट को सेव कर लिया है, बट हमने पार्ट 9B को सिर्फ स्ट्रक डाउन किया है। और कोर्ट ने आगे फर्दर क्या हेल्ड किया, जो टॉप कोर्ट है उन्होंने कौन सा क्वेश्चन एग्जामिन किया था कि जो ये प्रोविज़न है जो ये प्रोविज़न है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है, जो ये ऐड हुआ है पार्ट 9B से, जितने भी आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, क्या ये स्टेट की एक्सक्लूसिव जो पावर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड, क्या ये जो उनके, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर हैं उसको ये बिल्कुल डिनाई करती हैं, क्या सिर्फ यूनियन ने ले ली है ये पावर। सो इस क्वेश्चन को इस केस में डिसाइड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि 3 जजेस बेंच था तो 2-1 मेजॉरिटी के साथ ये वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया गया दैट द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट डील्स विद इश्यूज रिलेटिंग टू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द cooperative societies
सो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, जो ये वर्डिक्ट है ये अपहेल्ड कर दी है वैलिडिटी ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये इश्यूज से डील करती है रिलेटिंग टू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 97th अमेंडमेंट को नहीं उन्होंने स्ट्रक डाउन किया, बट उन्होंने क्या पार्ट स्ट्रक डाउन किया है, जो 97th अमेंडमेंट से जो पार्ट 9B ऐड हुआ था, बट स्ट्रक डाउन अ पार्ट दैट इज़ 9B, जो इस अमेंडमेंट ने इसमें ऐड किया था रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से डील करता है। एंड जो वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो सिर्फ स्टेट ही कर सकती है, क्योंकि ये जो है ये स्टेट के कंसेप्ट में आता है, ये स्टेट के लिस्ट में आता है। सो इसमें अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो गए हैं, ठीक है, इस जजमेंट से। लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस जो आपको इन जजमेंट से पूछे जा सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट? सबको समझ में आया है ये कंसेप्ट? ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब 97th अमेंडमेंट से तो 19(1)(c) भी ऐड हुआ था, फंडामेंटल राइट, 43B DPSP भी ऐड हुआ था, एंड पार्ट 9 भी ऐड हुआ था। सो अब इस जजमेंट ने कोर्ट ने सिर्फ पार्ट 9B को स्ट्रक डाउन किया है, 19(1)(c) वैसे ही है, 43B भी वैसे ही है। सो 19(1)(c) पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही 43B पे हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ यही लिखोगे दैट 97th अमेंडमेंट को सेव कर लिया गया है, बट पार्ट 9B जो उससे ऐड हुआ था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी जजमेंट में, जो जजमेंट है उसका नाम याद रखना, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह। ये एक रिट पिटीशन थी जो कि 20 जुलाई 2021 को डिसाइड की गई थी। एंड अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है देन यू नीड टू राइट कि क्या इश्यूज थे इसमें। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है वो मेंस में है, कुछ स्टेट्स में सिर्फ प्री में है ये, कुछ स्टेट्स में मेंस में है सब्जेक्ट, तो आपको ये सब कुछ लिख के आना है। ठीक है, कि क्या रिट पिटिशनर ने क्यों फाइल की, क्या उसने, ठीक है, क्या उसने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, एंड कौन सी अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ था। एंड सबसे पहले जो ये केस है ये गुजरात हाई कोर्ट में आया था। सो ये सब चीज़ें आपको लिख के आनी है कि कौन सा जजेस का बेंच था, एंड जो ये जजमेंट है, ठीक है, ये डिसाइड हुई है कितनी मेजॉरिटी से, दिस वाज डिसाइडेड बाय द 2-1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट है। सो वी हैव डन 3 लैंडमार्क जजमेंट्स हमने पढ़ ली। ठीक है, सो एक जजमेंट मैंने आप लोगों को सेपरेटली करवाई थी 313 पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सतबीर सिंह वाली। ठीक है, वो भी कर लेना। 313 पे एक मैंने आप लोगों को लैंडमार्क जजमेंट करवाई थी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट्स, राजस्थान का नोटिफिकेशन जैसे आ चुकी है तो उसमें मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो ठीक है, ये 2 जजमेंट्स पे, राइट टू स्पीडी ट्रायल and another judgment is of 97th constitutional amendment. You can expect these question in your exam. And जो second judgment है that is on section 167 CRP. This is very very important judgment, क्योंकि 167 का क्वेश्चन आपको किसी भी स्टेट के एग्जाम में मिल ही जाता है, one of the most important concepts in CRPC. So you need to write this concept of home arrest. आपको ये होम अरेस्ट का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, कोर्ट ने इसको इसमें इंटरप्रेट किया था। सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस जजमेंट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है, एंड कल हम लोग राजस्थान की एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की, कि आपको किस में से कितना पार्ट आता है, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, सो दैट आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर कर सको। आई हैव मेड एनालिसिस फ्रॉम द लास्ट 5 years पेपर्स, सो दैट ठीक है हम लोग एक स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग एक पढ़ सको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, do subscribe the channel and follow me on Unacademy and use my code that is Vishi Live to unlock the special live classes.